जो ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो अब देखिएगा इसमें मोटो न्यूरॉन जो होती है उसमें ब्रेन में ज़्यादा ना सिग्नल सर मोटो न्यूरॉन में ब्रेन में ज़्यादा ना सिग्नल। हाँ जी सर नमस्ते। देखिए, तो इसमें ना हम अब बात कर रहे हैं जो सेरिब्रल एक्शन से रिलेटेड है। सेरिब्रल एक्शन कौन सा एक्शन हो गया कि जिसमें हमारा ब्रेन रिलेटेड होता है, ब्रेन से जो रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पेज नंबर 23 पर हम देख रहे हैं दोज रिफ्लेक्स एक्शंस विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है जिनमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस अकर इन द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द हेड बिकॉज दीज ऑर्गन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। तो ये सारे के सारे ये हेड में ही होते हैं क्योंकि ये सारे के सारे डायरेक्टली हेड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम ये कहेंगे अगर हमारा कान है तो कान डायरेक्टली हेड से कनेक्टेड है, भाई पूरा जो ये फेस है ये हेड वाले पोर्शन में आ गया। जो आँखें हैं वो डायरेक्टली हेड से कनेक्टेड है, जो नोज है वो डायरेक्टली हेड से कनेक्टेड है। द कॉन्ट्रैक्शन, एक एग्जाम्पल है थर्ड पॉइंट, the contraction of pupil of our eye automatically in the presence of bright light is an example of cerebral reflex. The contraction of pupil of our eye, तो जैसे ही कभी हमको बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट मिलती है, एकदम तेज़ रोशनी मिलती है, तो तेज़ रोशनी में अचानक से जो हमारी आँख है वो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि रोशनी इतनी तेज़ होती है कि हमारा जो हाथ है वो भी अचानक हमारे आँखों के आगे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी आँखें वो उतनी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। तो वो इंस्ट्रक्शन देती हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को कि भाई प्यूपिल श्रिंक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो प्यूपिल श्रिंक हो जाता है। दूसरा
हम अचानक ही कोई छोटा बच्चा भी होता है ना, तो छोटे बच्चे को भी ये पता है कि हाँ आंखों के अंदर ज़्यादा रोशनी नहीं जानी चाहिए, वो भी हाथ ऐसे धूप में लगा लेता है या फिर चेहरा नीचे कर लेगा, कोई डायरेक्ट सूरज की तरफ नहीं देखता। तो ये जो है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है कि ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये अचानक से हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने ये ब्लॉक डायग्राम बनाकर दिखाया है, इसमें क्या है, ये तो है रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब क्या है, ब्राइट लाइट, स्टिमुलस है ब्राइट लाइट। तो ब्राइट लाइट जो है वो आंखों में आई, आंखों ने उसको रिसीव करा ब्राइट लाइट को, तो जैसे ही रिसीव करा सेंसरी नर्व्स ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है कि ये जो ब्राइट लाइट है ये आंखों के लिए ठीक नहीं है। अब मोटर नर्व्स जो एक्शन लेने के लिए कहते हैं, तो मोटर नर्व्स सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस, वो आइरिस की जो सर्कुलर मसल्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन भेजती है मोटर नर्व्स कि भाई आप प्यूपिल को श्रिंक करवा दो, प्यूपिल श्रिंक हो जाएगा तो उतनी लाइट आंखों के अंदर जाएगी, ठीक है। इसे बंद कर देता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, AC ख़राब हो जाता है अगर दरवाज़ा। अगला देखिएगा पेज नंबर 24 पर आइए। पेज नंबर 24 पर देखिएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, और फिर आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा हो गया, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। जैसे हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि खुद ही ये सारे काम करती है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देते हैं तो वो कपड़ों को धोना है ना, उनको रगड़ना, उनको सुखाना, वो सारे काम वो खुद ही कर देती है, उसमें खुद से कुछ नहीं करना, मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। तो ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नर्वस सिस्टम खुद ही काम करता है, अपने आप ही काम करता है। जैसा उसको स्टिमुलस मिलता है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है अपने आप, ठीक है। अच्छा, द नर्व्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर अटैच्ड टू द स्मूथ मसल्स ऑफ द वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइक हेड, हार्ट, ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कैनाल एटसेट्रा। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी स्मूथ मसल से कनेक्टेड होती है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की स्मूथ मसल से वो कनेक्टेड होती है। जैसे हेड से कनेक्ट होंगी उसकी नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हेड से कनेक्ट होंगी, हार्ट से कनेक्ट होंगी, ब्लड वेसल से कनेक्ट होंगी और एलिमेंट्री कैनाल से ये कनेक्ट होंगी। Thus autonomic nervous system controls and regulates the functions of the internal organs of our body involuntarily, यानी कि on its own। तो ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके एक्शंस को अपने आप ही कंट्रोल करता है। आप लिवर को समझाते नहीं हैं कि भाई मैंने खाना खा लिया अब तो डाइजेस्ट कर खाने को, वो लिवर अपने आप करता है। आप पेनक्रियास को समझाते नहीं हैं कि भाई मैंने ज़्यादा शुगर खा ली है तो शुगर की क्वांटिटी को आप कम करो, वो अपने आप काम करती है। और ना आप हार्ट को कहते हो कि आप ब्लड को पंप करो, वो अपने आप ही करता है, ठीक है। तो ये जितने भी एक्शंस हैं ये सारे इनवॉलंटरी एक्शन हैं। हम अपनी चाह कर इस चीज़ को कि हम लिवर को कहते हैं कि भाई लिवर अभी तो काम मत कर, अभी तो थोड़ा रेस्ट ले ले, है ना, जब से पैदा हुआ हूँ तब से तो काम ही कर रहा है तो थोड़ा रेस्ट ले ले। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने आप थ्रू आउट योर लाइफ वो काम करता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में है दोज एक्शंस विच नीड थिंकिंग एंड विच आर परफॉर्म्ड बाई अस नोइंगली आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। वो एक्शंस जिसमें हमें सोचने की जरूरत पड़ती है, दोज एक्शन विच नीड थिंकिंग एंड विच आर परफॉर्म्ड बाई अस नोइंगली आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। एग्जाम्पल स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, राइटिंग अ लेटर, डांसिंग एटसेट्रा। हमें किसी दोस्त से बात करनी है या नहीं करनी है तो हमारा वॉलंटरी एक्शन है, सोच कर करेंगे उसका, ठीक है। राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखना है या नहीं लिखना है तो वो काम भी हम सोच कर करेंगे। इसके बाद डांसिंग, सोच कर ही कोई डांस करेगा, ठीक है। और रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई, तो गाड़ी किसी से टकरा गई तो आप इनवॉलंटरीली तो नहीं लड़ेंगे आकर, वॉलंटरीली आपके दिमाग से एक सिग्नल आएगा कि हाँ इसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया है, तो आप लड़ने के मूड से बाहर निकलेंगे। जिसमें थिंकिंग जहाँ पर इन्वॉल्व है तो आप लड़ने के मूड से बाहर निकलेंगे। वहाँ पता चला कि अगली गाड़ी में से IPS ऑफिसर निकला, तब आप ऐसे ही सर को जाकर वापस आ जाएंगे,
कि नहीं जी मैं तो वैसे ही कुछ देख रहा था मेरी गाड़ी में कि पंचर तो नहीं होगा, कुछ नहीं, ये तो सब लगती रहती है, कोई बात नहीं, सॉरी ठीक है मेरी गलती, ये कह के आप अपना रास्ता बदल देंगे। तो ये सब क्या है, थिंकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया माइंड को, इसने मेरी गाड़ी ठोक दी अब तू इसे ठोक दे। अभी आपको दिखाई दे गया सामने IPS ऑफिसर है, तो आप जो है अगर उसको ठोक दिया तो पता चला पता नहीं क्या क्या कर देंगे वो आपके साथ, ठीक है ना। हाँ, तो इस वजह से जहाँ जहाँ थिंकिंग इन्वॉल्व है, जहाँ पर थिंकिंग इन्वॉल्व है तो वहाँ पर उस एक्शन को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, और वो वॉलंटरी एक्शन वो आता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हाँ, अब आइएगा ब्रेन। तो ब्रेन में क्या है, ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में जो सबसे ऊपर जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ब्रेन ही सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है भाई। जैसे सुबह अलार्म बजता है, तो जब वो अलार्म बजता है तो फिर थोड़ी देर बाद आपको सुनाई देता है, सुनने के बाद आपको महसूस होता है कि अच्छा ये तो अलार्म है जो मैंने ही रात में लगाया था, अब ये बज रहा है ना। एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके अलार्म से पूरा घर उठ जाता है लेकिन वो नहीं उठते, उनकी बात नहीं करो। तो जैसे अलार्म बजने के बाद में आप वॉलंटरीली तो एक्शन लेते हैं ना, तो आपका ब्रेन ही आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि भैया उठ जा, स्कूल जाना है, नहा धोकर तैयार हो जाओ और चलो, ठीक है। अब जरा देखिएगा, तो ये ब्रेन क्या करता है कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रैनियम। बोनी बॉक्स मुझे दिखाते हैं ना, वो जो भूतों वाली फिल्म होती है उसमें खोपड़ी दिखा देते हैं, क्रैनियम बोलते हैं, है ना। और पूरा जो हड्डी का ढांचा होता है उसको स्केलेटन कहते हैं। स्कल जो है, स्कल जिस पूरे बोनी बॉक्स से, जिस पूरे बोन से जो वो कवर्ड होता है उसको क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है। स्कल उसके अंदर है ना। अच्छा जी, अब आ जाइए पेज नंबर 25 पर। The brain is surrounded by 3 membranes called meninges which help to protect it. जो ब्रेन है वो 3 अलग अलग मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है कवरिंग, वो 3 मेम्ब्रेन से, 3 कवरिंग से कवर्ड होता है which helps to protect it. तो वो जो कवरिंग है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में काम आती है, प्रोटेक्ट करती है। The space between the membranes or meninges is filled with a cerebrospinal fluid which protects the brain फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। मैकेनिकल शॉक्स मतलब कैसे, जैसे हम शूज़ पहनते हैं तो आजकल ना एक अलग तरीके के शूज़ आ रहे हैं, जेल वाले शूज़, जेल वाले शूज़ सुना है ना। तो उनमें क्या होता है कि जो आपका एक तो जहाँ पर आपने पैर डाला है ना, तो वो वाली लेयर जो डायरेक्टली आपके पैर के टच में है ना, और एक वो वाला, ये तो जेल वाली चप्पल थोड़ी है, मेरा चेक कर लो। हाँ, जेल वाली बताता हूँ। तो जेल वाले में क्या होता है कि उसमें जब आप चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ चीज़ हिल रही है, कुछ चीज़ मूव कर रही है। हाँ, कुछ चीज़ मूव कर रही है उसके अंदर। और होता क्या है कि जैसे जो दौड़ने वाले लोग होते हैं ना, जो दौड़ लगाते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, वो यूज़ करते हैं उसको। अब उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने नॉर्मल शूज़ पहन लिए, स्पोर्ट्स शूज़, अब आपने कहा कि नहीं मेरे को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 2 किलोमीटर के बाद या 2.5 किलोमीटर के बाद में फिर आप कहोगे यार ये तो दौड़ नहीं लगाई, यानी पैर झड़ रहे हैं मेरे बहुत बुरी तरीके से। तो क्या होता है कि वो रबर जब बार बार जब सड़क पर लगती है तो उससे हीट जनरेट होती है, और वो जो हीट है वो आपके पैर तक पहुंचती है, फिर आपका मन करता है थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है। और एथलीट्स को आपने देखा होगा 20-20 किलोमीटर तो लंबी मैराथन दौड़ते हैं, 20-20 किलोमीटर तक दौड़ जाते हैं। अब वो क्या होता है, उसमें क्या है, वो जो जल होता है ना बीच में, तो वो जो जल है वो क्या करता है, क्योंकि वो लिक्विड है, तो जैसे जो नीचे वाला जो सरफेस है वो जैसे गर्म होता जा रहा है, जो सोल नीचे का गर्म होता जा रहा है, तो वो उसकी सारी गर्मी को जल एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो जो गर्मी पानी नहीं, जल अलग चीज़ है। अच्छा, जल है तो जो यहाँ पे लगाते हैं, जब यहाँ घुटने में दर्द हो जाता है, अरे घुटने में अरे वो जो सिर में जल लगाते हैं वो, अरे
जब चेस्ट में दर्द होता है तो एक और आता है वो, जिसे हम हीट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। हाँ जेल, वही तो जेल। तो मैं आपको ये बताऊं, तो भाई गुर्दा यहाँ पर कहाँ से हो गया? किडनी को गुर्दा बोलते हैं। ये कह रहा है इधर गुर्दा है, भाई गुर्दे इधर होते दोनों। इसके यहाँ होते हैं। हाँ मेरे यही है। दिल का है भाई, दिल यहाँ लग रहा है। अच्छा अच्छा, आगे चले जरा। अरे कहाँ दिल और गुर्दे पर पहुँच गए, देखो जरा इधर। किसी का ब्रेन नहीं मिली ठीक है। अच्छा, the space between the membranes of meninges is filled with a cerebrospinal fluid. अब नीचे क्या देख रहे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं। तुम्हारे भी गुर्दे में दर्द हो गया क्या? तो नीचे क्या पकड़ रहे हो तुम? कुछ नहीं। हाँ ये एक चुभरी है क्या? नहीं तो चलिए जी, तो हम ये कह रहे थे कि जैसे सर पर कई बार क्या होता है कि हम गिर गए, गिरने पर सर में चोट लग गई है ना, या कोई चीज़ टकरा गई है ना तो सर में चोट लग गई। तो हम ये कहते हैं कि वो जो मैकेनिकल इंजरीज हैं, मैकेनिकल इंजरीज से ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बचाता है। तो जो जेल वाले शूज़ होते हैं, जेल वाले शूज़ में जब हम कूदते भी हैं, जंप भी लगाते हैं, अगर सोचो कि किसी के जो शूज़ के जो सोल हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, हार्ड लकड़ी के या पत्थर के बने हुए हैं, तो क्या आप ऊपर से कूद सकते हो? 2-3 फुट से भी कूदोगे ना तो पैर टूट जाएगा बहुत बुरी तरीके से कि ये क्या हो गया। ठीक है ना? हाँ, अरे जेल वाली नहीं कह रहा हूँ, अगर लकड़ी के सोल बना दे कोई, ट्रेनर्स प्लास्टिक के बने होते हैं, जूतों का। अभी पता है क्या बोल रहा था कि ट्रेनर्स प्लास्टिक के बने होते हैं। अच्छा, शूज का नाम होता है ट्रेनर्स। तो वो जो ट्रेन करते हैं खिलाड़ियों को, उनको क्या बोलते हैं? अच्छा, वो कोच है और जूते ट्रेनर हैं। मैंने स्पाइकर सुना उनका नाम। पता नहीं भाई, नई नई चीज़ें कुछ आ गई हूँ, मुझे जानकारी। चलो ठीक है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता ही नहीं। चलो जी आगे चलते हैं जरा। सर हम अगर हमारे चोट लगती है तो हमें ब्रेन को बचाता है ना, ब्रेन को हिलने से मतलब उसके लिए चोट ना लग जाए। कौन से ऐप पे आ रहे हैं?
सर आपने डायस का होमवर्क नीचे डाल दिया चलिए अब जरा देखिएगा इसमें जो इधर वाला जो हिस्सा है ये क्या नाम है? सर वैसे टेबल में आ सकता है डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं अब देखिएगा the brain is broadly divided into three regions, forebrain, midbrain and hindbrain. तो ब्रेन जो है ना वो तीन रीजन्स में डिवाइडेड होता है, तो फोरब्रेन, एक है मिडब्रेन और एक पीछे वाला हिस्सा है ये क्या रहता है हिंडब्रेन। तीन पार्ट्स में ये ब्रेन का डायग्राम। अब उसके बाद देखिएगा फोरब्रेन है ना, फोरब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम और फोरब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। वो जो सेरिब्रम है यानी कि ये जो फोरब्रेन है, जो माथे का आगे वाला जो हिस्सा है फोरब्रेन इसको बोलते हैं, तो इसके अंदर जो है ये सेरिब्रम होता है टॉप साइड पर। सेरिब्रम ही मेन थिंकिंग पार्ट होता है। हम ये कहते हैं ना कि दिमाग में भी अलग अलग डिविजन्स हैं, तो जो सेरिब्रम है ये थिंकिंग का काम करता है, सोचने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इट इज़ द साइट ऑफ आवर फैकल्टीज सच एज लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड मेमोरी। तो ये फैकल्टी है, इट इज़ द साइट ऑफ आवर फैकल्टीज़। फैकल्टीज़ का मतलब ये है कि वो चीज़, वो फैकल्टी मतलब टीचर, ये एक तरह से आपको टीच ही करते हैं, आपको सिखाता है ये ब्रेन का ये हिस्सा कि कब आपको क्या करना है। सच एज लर्निंग, लर्निंग का मतलब ये है कि आपने आज एक चीज़ लर्न करी है तो कल वो चीज़ अचानक से आपको याद आ जाती है। तो वो याद कैसे आ गई, वो आपके ब्रेन ने ही आपको बताया कि भाई ये चीज़ आपने पहले लर्न करी। हाँ जी। रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब आप तर्क वितर्क कर सकते हो। तर्क वितर्क का मतलब कि आपने कहा कि भाई मैंने ना तेरे को उस टाइम देखा था, रात के टाइम देखा था, तुमने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, अंधेरा हो रहा है, तो एकदम से आपके दिमाग में ये आएगा, तो आपका दिमाग रीजनिंग करेगा कि जब अंधेरा हो रखा था तो मैंने कपड़े कौन से कलर के पहने थे, तूने कैसे देखा, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग पावर है, रीजनिंग स्किल जो है, ये भी सेरिब्रम ही करता है इस काम को। उसके बाद पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मतलब आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जैसे कुछ का होता है कि अजीब सी पर्सनैलिटी है, देखते ही आपको हंसी आ जाएगी, है ना। कुछ की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि
ऐसा लगता है कि जैसे सारा दुनिया भर का दुख दर्द इसी के पास है, रोता हुआ ही रहता है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, तो वो जो पर्सनैलिटी है वो भी ऐसी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, आपको कुछ नहीं हो रहा सर? तुम्हारा भी सेरिब्रम कुछ काम उल्टा सीधा करता है। हाँ अब सही हो गया पर बाद में ठान लिया तो ठान लिया, सेरिब्रम है एक। उसके बाद मेमोरी, तो मेमोरी का मतलब ये है कि आज मैंने तुम्हें देखा, अगले दिन रिकॉर्ड करा कि अच्छा हाँ इस लड़के को तो मैंने कल देखा था, तो वो मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद अगला है ऑल आवर थॉट्स, सेंसेशंस, एक्शंस एंड मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। हमारे जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी सेंसेशंस हैं, एक्शंस हैं एंड मूवमेंट्स हैं, जितने भी हमारे मूवमेंट हैं, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है भाई? जेरी? कौन करता है? जो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग सुना नहीं तो दिमाग कहीं और चल रहा है ना, फिर उंगलियाँ चल रही है कहीं और। वो क्या पढ़ रहा है अच्छा खासा बैठा, तुम पता नहीं क्या कर रहा है। तुम क्या देख रहे हो, इंडिया पाकिस्तान? ऐसे देखना तो और थॉट्स, सेंसेशंस कहाँ हो रही है? बारिश है? सर मैच हो रहा है सबसे सेरिब्रम ने काम करना शुरू कर दिया मुझे लग रहा है। अच्छा जी, अब आइए पेज नंबर 26 पर। 9 बजे की पेज नंबर 26 में है ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेरिब्रम, इट हैपेंस एज फॉलोज। तो जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं बॉडी के, वो सब के सब, ये तुम्हारी अभी तक एक ही नोटबुक चल रही है, कुछ करते ही नहीं है उसमें। सर मेरी 6 हो चुकी है। सर जो 11वें पेज पर छोड़ जाती है इतनी तरह से लिखी और उस पेज में भी एक ही पेज में 10 सब्जेक्ट काम करते ही आगे कर रखे हैं, इसमें बस ये देखो वो पेन में हाँ तो देख रहा हूँ। पेज की बचत। सही, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पर काम चल रहा है। पेज वेस्ट नहीं कर रहे थे। पेज भी वेस्ट नहीं करती, और ये एक्स्ट्रा मेहनत भी मतलब जो है ना उसको भी बचा कर रखती है, एनर्जी भी वेस्ट नहीं करती है। कहते हैं बोर्ड में लगाओगे सारी एनर्जी बस जैसे मान लो आज पूरी एनर्जी इकट्ठी करके आज यहाँ आई है, तो अब अगला 2-3 दिन का रेस्ट चलेगा, फिर आएगी 3 दिन बाद आराम से कि चलो अब एनर्जी काफ़ी सेव कर ली, अब थोड़ा सा करते हैं इसको यूटिलाइज। एक्सपेरिमेंट भी है सर, इसमें लाइव प्रोसेस में दे रखा है। वो ये कुछ चलिए जी। द सेरिब्रम रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द रिसेप्टर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मैंने नहीं बोला, आपने देखा होगा। हाँ लेकिन तुमने सुना तो नहीं ना। सेरिब्रम बोला। द सेरिब्रम रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन थ्रू द रिसेप्टर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो जो सेंस ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, सेंस ऑर्गन जैसे नोज हो गई, आइज हो गई, तो इनमें जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम ये कहते हैं ना वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो किसको मिलती है? वो ब्रेन के किस पार्ट से? सेरिब्रम को मिलती है। The cerebrum interprets this information in the light of previous experiences and takes a decision which it thinks is right. तो सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम इंटरप्रेट करता है इस इंफॉर्मेशन को इन द लाइट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है? अब जैसे मान लीजिए कोई मतलब चोरी करने गया, पहली बार चोरी करने गया, तो चोरी करने के बाद में अपना पुलिस ने पकड़ लिया और लगा दिए 4-5 चाटे खींच के, है ना, ले गए थाने में और इलाज करा अच्छे से। फिर जब इलाज हो गया अच्छे से, तो अब 2 तरीके के थॉट्स होते हैं, तो सेरिब्रम 2 तरीके की इंस्ट्रक्शन दे सकता है। एक इंस्ट्रक्शन तो ये है कि भाई इलाज हो गया, भाई अब सुधर जा, अब आगे से ये काम मत करिए, है ना। और एक होता है थोड़ा डिफेक्टिव सेरिब्रम, तो डिफेक्टिव सेरिब्रम ये समझा सकता है उसको कि नहीं कुछ गलती तो करिए, कुछ तो गड़बड़ करिए, जो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, अगली बार पुलिस पकड़ ना पाए, चोरी तो करूँगा, वो तो करनी है ना, लेकिन अगली बार पुलिस ना पकड़ पाए। हाँ, तो उसके सेरिब्रम ने ये अपने दिमाग में ये फिक्स कर लिया कि भाई मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये था कि चोरी करने के बाद रुकना नहीं है, वहाँ से भाग जाना है, ठीक है। तो अब चोरी करी और फिर वो भाग गया, तो ये क्या था? उसका पास्ट एक्सपीरियंस ने उसको सिखाया कि चोरी करने के बाद में रुकना नहीं है, भाग जाना है, ठीक है। तो हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा बेवकूफ़ी करा था, तो क्या है कि पास्ट एक्सपीरियंस से ब्रेन का जो पार्ट है जो सीखता है वो कौन है? सेरिब्रम है, ठीक है। जैसे जेरी
जैसे जेरी है, जेरी का दिमाग जो है कभी इसके मोबाइल पे तो कभी उसके मोबाइल पे, है ना। अब आगे चलिएगा, इट देन सेंड्स आउट इंस्ट्रक्शंस टू द मोटर एरिया सो एज टू मेक वॉलंटरी मसल्स मूव टू ब्रिंग अबाउट वॉलंटरी मसल्स मूव टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। ये उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भेजता है मोटर एरिया। मोटर एरिया कौन से हैं? मोटर न्यूरॉन्स को, जो एक्चुअली एक्शन करते हैं, ये उनको इंफॉर्मेशन भेजता है, इंस्ट्रक्शन भेजता है सो एज टू मेक वॉलंटरी मसल्स मूव टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, ताकि वॉलंटरी मसल्स जो है वो काम करें। ये अगर कोई कुत्ता दिखाई दे गया खतरनाक सा, तो उसके बाद किसको इंफॉर्मेशन भेजेगा? सेरिब्रम। हाथों को या पैरों को? पैरों को भेजेगा कि भाई दौड़ो। कोई हाथों से थोड़ी दौड़ता है, क्यों भाई ईशान? मार वाला है। पत्थर उठा सकता है। तो अपने डिफेंस के लिए। और किसी का सेरिब्रम ऐसा हो सकता है कि हाथों और पैरों को दोनों को इन्फॉर्मेशन भेजे, जैसे बैक फ्लिप मारता है ना, उसमें हाथ और पैर दोनों की जरूरत है ना। तो उसने सामने से कुत्ते को देखा और फिर बैक फ्लिप मारता चला गया, गोल 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 गोल। अब पता चला थोड़ी देर बाद उसने 2-4 बैक फ्लिप मारी, कुत्ता ही कंफ्यूज हो गया सामने खड़ा था कि भाई ये चल रहा है, खड़ा है, दौड़ रहा है, कर क्या रहा है। तो फिर वही डर गया कि भाई इससे तो बच के रहना है, ये तो पता नहीं है तो कुछ और कर देगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं मिड ब्रेन पर। तो सेरिब्रम क्या करता है? जितने भी हमारे थिंकिंग का काम है, लर्निंग का काम है, मेमोरी का काम है और सेंसेशंस का जो भी काम है वो सब सेरिब्रम करता है। अब आ जाइए, हाँ जी, अब आ जाइए मिड ब्रेन पर। तो मिड ब्रेन कंट्रोल्स क्या? पेज नंबर 26 मिल गया? The midbrain controls reflex movements of head, neck, and trunk in response to visually and auditory stimuli. In response to visual and auditory stimuli. Visual stimuli क्या है? कि अगर हम ऐसे सामने देख रहे हैं और हमको लगा कि इधर कहीं से कुछ स्पार्किंग सी नजर आई, तो सब एकदम से गर्दन घूम जाएगी ऐसे, आप उधर देखेंगे। अगर आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, आपको पीछे से कहीं से किसी ब्लास्ट होने की आवाज़ आएगी तो आप एकदम से पीछे मुड़कर देखेंगे। तो ये जो काम है ये कौन करता है? तुरंत जो रिस्पॉन्स करने का काम है ये मिड ब्रेन करता है। ठीक है, कि आपको कोई चीज़ सुनाई दी या आपको कोई चीज़ दिखाई दी कि आपने उस तरह देखा, हाँ, वो काम मिड ब्रेन करता है। उसके बाद है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स, चेंजेस इन प्यूपिल साइज एंड शेप ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की शेप चेंज करना, प्यूपिल साइज चेंज करना, आई मसल्स का मूवमेंट, ये सब कुछ भी मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। आइज़ होती है ना कि भाई हमने किसी चीज़ को इधर से देखा तो हम इधर से मूव करके ऐसे करके, तो जरूरी थोड़ी हर बार गर्दन घुमानी पड़े, आइज़ को मूव करके हम देख सकते हैं इधर उधर। तो वो जो आइज़ की मसल्स हैं उनको जो कंट्रोल करने का काम है वो भी मिड ब्रेन ही करता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन किस किस को कंट्रोल करता है? हेड को, नेक को, ट्रंक को, है ना। ट्रंक मतलब नेक से नीचे का हिस्सा, हेड मतलब नेक से ऊपर का हिस्सा, और नेक तो क्या, हाँ। उसके बाद देखिएगा हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन की बात करते हैं। ये जो पीछे वाला ब्रेन है बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेन ही होता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेन होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ जो मिलिट्री बेस की जो फिल्में दिखाते हैं कि कोई सोल्जर है वो कहीं पर फंस गया है, फंस गया है, उसको खाने को भी नहीं मिल रहा है और उसका हथियार भी कहीं खो गए हैं, ख़त्म हो गई हैं, बंदूक की गोलियाँ वो सब काम नहीं कर रही हैं, और वो किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे रीजन में फंस गया है। अब वहाँ पर अगर उस पर कोई अटैक करता है तो फिर उनको जो ट्रेनिंग मिलती है कि भाई आपको हाथ से ही लड़ना है ना, और कैसे लड़ना है, तो वो कहते हैं कि भाई किसी के गर्दन पर यहाँ पर मार दिया तो वो बंदा बेहोश हो गया, है ना। तो वो कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो खास तौर पर यही होते हैं सर के पीछे वाले हिस्से में। तो वो जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, पहला है द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटर्स। हिंड ब्रेन के 3 सेंटर होते हैं, एक कहलाता पॉन, एक सेरिबेलम और एक कहलाता मेडुला। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो गोल नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड पॉन, ये जो नीचे वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड मेडुला, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम। ठीक है, ये जो फूल गोभी जैसा दिखता है। हेड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए भाई पॉन का क्या काम है? इट टेक्स पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम करता है कि सांस जो है, ऐसा नहीं है कि बैठे हुए तो सांस ही चढ़ गई बड़ी तेजी से, है ना, या दौड़ रहे हैं तो दौड़ते, कोई नॉर्मली सांस ले सकता है क्या दौड़ते टाइम? नहीं ना, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये काम तो पॉन। उसके बाद आ जाइए सेरिबेलम। सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी।
इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। तो सेरिबेलम क्या करता है कि हमारी बॉडी का पोस्चर सीधा बना रहे। आपने देखा कोई आदमी टेढ़ा चल रहा है, टेढ़ा हो गया ऐसा नहीं होगा, है ना। तो जनरली जो है इस काम को कौन करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इट कोऑर्डिनेट्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल एंड पिकिंग अप अ पेंसिल एटसेट्रा। तो पेंसिल अगर किसी को उठानी है तो ऐसे चलेगा, और ऐसी पेंसिल उठा लेगा, कोई ऐसे थोड़ी करेगा ऐसे ऐसे करके पेंसिल उठाकर टेढ़ी मेढ़ी लेकर आए, है ना। तो सीधा उसको पकड़ना है, लिखना है। तो वो जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम करता है। मॉड्यूला पर आ जाइए। मॉड्यूला कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग, blood pressure and peristaltic movement of alimentary canal. Medulla is also the controlling center for reflexes such as swallowing, coughing, sneezing, secretion of saliva and vomiting. ठीक है। तो मेडुला जो है यही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कि आप कैसे स्वेलो कर रहे हैं, कैसे छींक रहे हैं, कैसे वॉमिट कर रहे हैं, या कैसे आप खांस रहे हैं। ठीक है, ये सारे काम को कंट्रोल करता है मेडुला। सेरिबेलम का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि पोस्चर को मेंटेन करना। सेरिबेलम अगर गड़बड़ हुआ, सेरिबेलम पर अगर चोट लगी तो आप खड़े नहीं रह सकते। तो वो जो मैं मिलिट्री का एक एग्जांपल दे रहा था, फिल्म का एक एग्जांपल दे रहा था, उसमें उनको पॉइंट्स सिखाए जाते हैं कि बॉडी में किस पॉइंट पर कब आपको हमला करना है। तो अगर यहाँ पर सेरिबेलम जो है ये पिछला वाला हिस्सा है दिमाग का, तो गर्दन पर अगर इस जगह पर जिनको वो पॉइंट पता है ना, तो अगर वहाँ पर एक्ट किया जाता है, वहाँ पर चोट पहुँचाई जाती है, तो बॉडी जो है वो अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाती है। तो कोई कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, वो खड़ा हुआ हो और उसके अगर यहाँ पर अगर कहीं पर मार दिया जाए जो वो पॉइंट होता है, तो वो पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा, गिर पड़ेगा, है ना। तो वो जो भी उनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक है, पेज नंबर 27 जी, वो भी सेरिबेलम के ही तीनों पार्ट पीछे होते हैं। और हमारी मेमोरी को स्टोर करता है क्या? मेमोरी को स्टोर, वो सबसे पहला वाला सेरिबेलम। कितनी जीबी तक? सर मैंने देखा था। बताओ भाई कितनी जीबी की मेमोरी है? ये 1 TB 1 टीबी का से 1 TB। अब मेरे टीवी पे भी आ रही है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए स्पाइनल कॉर्ड, पेज नंबर 27 पर आ जाइए। स्पाइनल कॉर्ड के जो फंक्शंस हैं वो देखिए। स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है पूरा, यहाँ से हिंड ब्रेन से, पीछे वाले ब्रेन से बिल्कुल टेल तक जाता है। स्पाइनल कॉर्ड बिगिंस इन कंटिन्यूएशन इन मेडुला एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स। तो मेडुला से यहाँ से एक्सटेंड करता है और कहाँ तक जाता है? बिल्कुल नीचे तक जाता है। इट इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। और जो स्पाइनल कॉर्ड है तो वो एक बोनी केज में, यानी कि हड्डियों की एक केज होती है, मतलब एक पिंजरे जैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है, बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। इट इज सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। उसको भी एक मेम्ब्रेन से सराउंड किया जाता है, मेनिंजेस मेम्ब्रेन होता है। तो वो प्रोटेक्शन के लिए ही होता है कि रीढ़ की हड्डी पर चोट लगे तो वो मेनिंजेस ही उसको झेल लें, हड्डी तक बात ना पहुँचे। एज मैनी एज 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स निकलती है नर्व्स की। तो 31 पेयर मतलब 31 इस तरफ, 31 इस तरफ, टोटल 62। ठीक है, 31 पेयर्स होती है। 33 The spinal cord is concerned with spinal reflex actions and the conduction of nerve impulses to and from the brain. तो नर्व इम्पल्सेस जो ब्रेन में पहुंचती हैं और ब्रेन से निकलती हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाती हैं। ठीक है जी, इतना करिए, बाकी सर सारी नर्व इसी अटैच है। स्पाइनल कॉर्ड को मदरबोर्ड बोला जाता है बॉडी के। ठीक है ना, मदरबोर्ड नाम होता है तो सब गड़बड़ है। गुड इवनिंग।